वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटी के टॉप 500 एमसीक्यूज के सेकंड क्लास का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन संख्या 1 से 15 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। दोस्तों, यह क्लास यूपीपीएससी प्री 2024, आरओ री एग्जाम 2024, इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के इस क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया केंद्र राज्य संबंधों में विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। मतलब जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है, इसमें कौन सा ऐसा संबंध है जिसके कारण इसे म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है। यही प्रश्न इंग्लिश में दिया, इन विच रिस्पेक्ट हैव द सेंटर स्टेट रिलेशंस बीन स्पेशली टर्म्ड एज म्यूनिसिपल रिलेशंस। तो देखते हैं कौन कौन सा विकल्प यहाँ पर दिया। तो विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, मतलब जो विधायन का क्षेत्र है, जो लेजिस्लेटिव स्फीयर है, इसमें क्या है कि जो केंद्र का कंट्रोल है स्टेट के ऊपर, इसके प्रसंग में इसी चीज को इंग्लिश में दिया है, सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन लेजिस्लेचर स्फीयर। आगे दिया है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द फाइनेंशियल मैटर्स। फिर आगे दिया प्रशासनिक क्षेत्र में, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है उसकी बात की जा रही है। और लास्ट में योजना प्रक्रम। योजना प्रक्रम का मतलब हो जाएगा प्लानिंग प्रोसेस के संबंध में। तो देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनिसिपल रिलेशंस की बात करेंगे तो म्यूनिसिपल रिलेशन का पूरा संबंध है योजना प्रक्रम से। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया, निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्जिट पोल इज करेक्ट। तो एग्जिट पोल की अगर बात करेंगे तो दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर इलेक्शन के बाद क्या होता है, जनता के विचार को जानने का प्रयत्न किया जाता है कि उन्होंने किस पार्टी के किस प्रत्याशी को वोट दिया है। तो एग्जिट पोल का रियल मतलब होता है कि जनता के विचारों को जानना कि उन्होंने किस प्रत्याशी को मतदान किया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के निर्वाचन क्षेत्र सर्वेक्षण को व्यक्त करता है, जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है ना। तो आप पहला ही विकल्प यहाँ पे सही बन जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा एग्जिट पोल इज टर्म टू यूज डोनेट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट इन हुज फेवर दे हैड एक्सरसाइज्ड देयर फ्रेंचाइज। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। मतलब इसमें ये जानने का प्रयास किया जाता है कि जनता ने किस प्रत्याशी को मतदान किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 में क्या दिया, ये दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना। मतलब कौन है जो, मतलब राज्य का मुख्यमंत्री तो नहीं बना लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बन गया। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग अर्लियर द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। मतलब किसी स्टेट के सीएम नहीं बने, मतलब स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तो इसमें कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करेंगे मोरारजी देसाई, ये पहले सीएम रहे थे है ना। इसके बाद बात करेंगे चौधरी चरण सिंह, ये भी सीएम बने थे, उसके बाद पीएम बने थे। वीपी सिंह, ये भी पहले सीएम बने फिर बाद में पीएम बने। और पीवी नरसिम्हा राव, ये भी पहले सीएम बने तो फिर बाद में पीएम बने थे। इसमें चंद्रशेखर जी इकलौता ऐसा नाम है जो बिना मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। तो विकल्प डी, मतलब यहाँ पे देखिए इसमें देखेंगे तो केवल 4, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 में क्या दिया कि भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं। आपको ये बताना है निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होगा। यहाँ पर विकल्प देखिए, इस इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉन्ग द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा है ना। नगर पालिकाओं और नगर निगम के लिए निर्वाचन करवाना, ये भी ईसीआई का काम नहीं है ना। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे निर्वाचन से उत्पन्न जितने भी संदेह और ये है विवाद है उनका निर्णय, तो ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 है ना। देखिए 20 में क्या दिया गया, भारत में विधिक निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टोरल सिस्टम्स हैव बीन अडॉप्टेड फॉर वेरियस इलेक्शंस इन इंडिया। मतलब जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं अलग अलग प्रकार से, उसमें कौन कौन सा सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया। पहला पॉइंट दिया वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। इसको इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में दिया सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, है ना। तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि वयस्क मताधिकार का भी प्रयोग किया जाता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो पहला तो सही हो जाएगा। आगे देखिए इसमें और देखेंगे एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रणाली, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी सही हो जाएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, तो ये नहीं होगा, है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, ये भी नहीं होगा। तो पहला और दूसरा सही उत्तर बनेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, देखिए निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है परंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेव्ड, है ना, बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। मतलब लगाता तो केंद्र सरकार है, लेकिन उसका जो वसूली करना है और फिर जो उसका विनियोजन करना है ये कौन करता है, राज्य सरकार। तो ये है स्टाम्प ड्यूटीज। मतलब जो स्टाम्प शुल्क होता है ये ऐसा होता है कि इसका जो इसे लगाया जाना होता है ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, परंतु इसका जो संग्रह और विनियोजन है कौन करता है, राज्य करता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 22 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें से कौन कौन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो अगर बात करेंगे वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये मतलब चेयरमैन फाइनेंस कमीशन का ये होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ये नहीं होगा, है ना। इसके बाद राज्य संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, मतलब जो यूनियन टेरिटरी है वहां के सीएम। तो पहला और तीसरा इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 23। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि द बेसिक स्ट्रक्चर थियरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाइज दैट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेसिक थियरी ये क्या कहती है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है उनका निरसन नहीं किया जा सकता। देखिए सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो एसेंशियल टू इट दैट दे कैन नॉट बी एब्रोगेटेड। मतलब कुछ ऐसे लक्षण है जिनका कभी भी निरसन नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए। जब एक सही हो गया तो इसके आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना। देख लेते हैं फिर भी मूल अधिकार को ना तो कम किया जा सकता और नहीं छीना जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। मूल अधिकार आपने पढ़ा होगा, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में भेदभाव किया जाता है कुछ जगह। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ना। फिर आगे यहाँ पर ये भी गलती हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। प्रश्न संख्या 24 का क्वेश्चन क्या है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। द दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज कंसर्न्ड विद। तो आपको ये बताना है कि दिनेश गोस्वामी समिति जो इसका संबंध किस तथ्य से था, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति, तो ऐसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण से नहीं जुड़ा था, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया निर्वाचन सुधारों से, तो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे इसी से इनका संबंध था दिनेश गोस्वामी समिति का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 25 में क्या दिया गया, 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परंपरा के रूप में पालन किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टार्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड बाय द कन्वेंशन। मतलब कौन सा ऐसा तथ्य है जिसका संविधान में तो उल्लेख नहीं किया गया लेकिन परंपरागत रूप से इसका पालन किया जाता है। तो वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ये नहीं है ना। यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, यही इसका सही उत्तर होगा। मतलब ये इसका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन इसका पालन किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 26 में क्या दिया, देखिए निम्न में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाया गया है। मतलब देखिए कौन सा ऐसा अधिनियम है ना जिसमें क्या किया गया, मतलब कौन सा ऐसा राज्य जिसमें लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री को भी रखा गया, तो गुजरात और मध्य प्रदेश, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 27 के भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। बात करेंगे लोकल गवर्नेंस ऑफ इंडिया, तो इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिएगा यहाँ पर दिया भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। भाई सीधी सी बात है कि स्थानीय शासन जैसी कोटि है ना, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही सही नहीं होगा। जब ये सही नहीं है तो यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आपसे पूछा कि कौन सा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28।
28 में क्या दिया है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ है कि देखिए, इफ इन एन इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लॉसेस हिज डिपॉजिट, इट मीन्स दैट, देखिए उस जमानत राशि खो देता है, इसका मतलब है कि जमानत उसकी जब्त हो गई। अब जमानत जब्त होने का मतलब क्या, आपने पीछे पढ़ा होगा कि जब 1/6 अगर इतना वोट नहीं प्राप्त कर पाते तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती। तो 1/6 वोट न प्राप्त करने की कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि उसे बहुत कम वोट मिले। अब बहुत कम वोट कैसे मिलेगा, जब प्रत्याशी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे इमेजिन करिए कि एक जगह मतलब टोटल 100 वोटर्स हैं, अब यहाँ पर 10 कैंडिडेट मतलब खड़े हो गए। अब जब 10 प्रत्याशी इलेक्शन में भाग लिए हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे वोट का बंटवारा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, 1/6 मतलब 17 वोट के आसपास चाहिए एक लोगों को, तो नहीं मिल पाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो इलेक्शन लड़ने वाले प्रत्याशी हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, ये इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको ये बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो आपको ये बताना है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके कमेंसमेंट में कौन सा तथ्य सही है। तो अगर बात करेंगे, देखिए सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। देखिए द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 30 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट, है ना। तो इसके बारे में बताना है, तो अगर 30 की बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन ये इस दायरे में आएगा, है ना। संसद के में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी आएगा। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची मतलब ये भी आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि चौथा यहाँ पर देखिए विधान परिषद की समाप्ति इसका उल्लेख नहीं होगा। तो ये आज के 15 प्रश्न रहे। इस 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बने आप इसको कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार की क्लासेस निरंतर आपको मिलेगी, इसके लिए आप यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ रुकिए, क्लास समाप्त करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप इन चीजों को और आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ QR कोड दिए गए, आप इनको स्कैन कीजिए और तुरंत जानकारी प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों आप एक बार इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।